बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं, रीमा और सीमा, जिनकी उम्र 5 वर्ष थी। कुछ दिन पहले ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद किसान लखन ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी बिमला से एक नेत्रहीन लड़की पैदा हुई। वो सौतेली मां उन दोनों बेटियों से बहुत अधिक नफरत करती थी। वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मुझे खेतों की जुताई करनी है, लेकिन हमारे पास तो बैल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? जल्दी बताओ। उधर खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है। ये दोनों लड़कियां किस दिन काम आएंगी? आप इन दोनों लड़कियों को ही हल के बैल के स्थान पर लगा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जितना कह रही हूँ बस आप उतना करो, वरना फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सीमा, तुम अपनी छोटी बहन को साथ में लेकर जाओ और फावड़े से सारा खेत जोत दो। थोड़ी देर में अभी आता हूँ। ठीक है पिताजी। लेकिन दीदी, हम इतनी तेज बारिश में खेत की जुताई कैसे कर पाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों फावड़ा लेकर बारिश में ही खेत की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद खेत पहुंचकर दोनों बहनें और लखन खेत में काम करने लगे। धीरे धीरे दोपहर तक बारिश पूरी तरह से रुक गई। फिर बिमला उन तीनों के लिए खाने को सूखी रोटी और प्याज लाई। अजी, मैं आप सबके लिए ये थोड़ी रोटियां लाई हूँ। आप इन रोटियों को खाकर फिर काम करना। चलो ठीक है। आओ बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम सब के लिए रोटियां लाई है। इन्हें खाकर फिर से काम पर लग जाना। सुनीता ने लखन के लिए 3 रोटियां और दोनों सौतेली बेटियों के लिए 1-1 रोटी लाई थी। फिर भी सब अपने अपने हिस्से की रोटियां खाया और दोबारा काम पर लग गए। शाम तक वो तीनों खेतों में काम करके अपनी घर लौट आए। बिमला, दिन भर खेतों का काम करके थकावट हो गई है। तुम मेरे लिए थोड़ा पानी और रात के खाने का इंतजाम करो। हाँ जी, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, थोड़ा रुकिए। रंभा बेटी, तुम अपने पिता के लिए थोड़ा पानी लाओ, तब तक मैं तुम सबके लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। रंभा अपने पिता के लिए पानी लेने जाती है। वैसे तो रंभा जन्म से ही नेत्रहीन थी, लेकिन बिना कुछ देखे ही सारी चीजों का अंदाजा लगा लेती थी। थोड़ी देर बाद वह एक गिलास पानी लेकर आई और लखन को दिया। वाह बेटी, ये पानी तो बहुत ठंडा था। तुम्हें इतना ठंडा पानी कहाँ से मिला? दरअसल पिताजी, पड़ोस की काकी ने आज सुबह ही हमें एक मटका दिया है। बस मैं ये पानी उसी मटके से लाई हूँ। चलो ठीक है बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों से बातें बाद में करिएगा, उससे पहले आकर खाना खा लीजिए। ठीक है भाग्यवान, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। चलो बच्चों, हमारे खाने का समय हो चुका है। ठीक है पिताजी, चलिए। लखन ने देखा कि उसकी पत्नी ने उसे 3 रोटियां दी हैं और अपनी सौतेली बेटियों को 1-1 रोटी दी है। ये सब देखकर लखन मन ही मन सोचने लगा, इनकी सौतेली माँ तो इन्हें रात को भी पेट भर भोजन नहीं देती। मैं तो रात को भी पेट भर भोजन खा लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इनको अपने हिस्से की 1 रोटी दे देता हूँ। वे आधी आधी खा लेंगी। लगता है घर में कोई बिल्ली घुस आई है। मैं अभी उसे भगा कर आती हूँ, तब तक आप खाना खाइए। बिमला बिल्ली को भगाने वहां से चली जाती है। लखन ने अपनी बेटी सीमा को 1 रोटी दी और कहा, बेटी, इस 1 रोटी में तुम दोनों आपस में आधी आधी बांट कर खा लेना। लेकिन पिताजी, आप क्या खाएंगे? बेटी, अभी तो मेरे पास 2 रोटियां हैं, मैं उन्हें खा लूंगा। तुम दोनों उसकी चिंता मत करो। उन दोनों ने आपस में आधी आधी रोटियां बांटकर खा लीं। बिमला,
अभी खेतों में थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसलिए हम तीनों जा रहे हैं खेत में काम करने। थोड़ी देर में काम करके लौट आएंगे। जी ठीक है, जाइए। उसके बाद वो तीनों साथ में खेत की ओर काम करने के लिए निकल पड़े। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटी, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। माँ, आपको पता है, कल रात जब आप बिल्ली भगाने के लिए गई हुई थी, तभी पिताजी ने सीमा और रीमा को अपने हिस्से की एक रोटी दे दी थी, ताकि वो दोनों आपस में आधा आधा बांटकर खा सके। रंभा की बात सुनकर बिमला को बहुत गुस्सा आया। अच्छा बेटी, ऐसी बात है, फिर तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। वैसे रंभा बेटी, तुम तो कुछ देख नहीं सकती, फिर तुमको ये सब कैसे पता चला? माँ, मैं भले ही इस दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। चलो ठीक है, आज रात मैं उन दोनों की खबर लेती हूँ। फिर आज रात बिमला ने अपने पति को 2 रोटी और सौतेली बेटी को 1-1 रोटी खाने को दी। आप सब खाना खाइए, तब तक मैं पीने के लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर बिमला पानी लेने चली गई। आज भी लखन ने अपनी बेटियों को अपने हिस्से की 1 रोटी दे दी। फिर सीमा और रीमा उस रोटी को आपस में बांट कर खा लेती हैं। माँ, कल रात भी पिताजी ने उन दोनों को अपने हिस्से की रोटी में से 1 रोटी दे दी थी। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन ये सब कब हुआ? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ, जब आप हम सब के लिए पीने का पानी लाने गई थी, तभी ये सब हुआ। ठीक है, आज मैं उन दोनों की अच्छे से खबर लेती हूँ। आज रात बिमला ने लखन को बस 2 रोटियां दी और दोनों सौतेली बेटियों को 1 भी रोटी नहीं दी। ये सब देखकर लखन को बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा, बिमला, घर का दरवाजा खुला हुआ है, तुम जाओ और उसे बंद करके आओ, क्योंकि रात में ऐसे दरवाजा खुला नहीं छोड़ते। हाँ जी, ये तो आपने ठीक कहा, मैं अभी बंद करके आती हूँ। लखन ने अपनी पत्नी से बहाना बनाकर कुछ पल के लिए वहां से भेज दिया। फिर उसने आज भी अपने हिस्से की 2 रोटियों में से 1-1 रोटी उन दोनों को दे देता है और खुद भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह होते ही रंभा ने अपनी माँ को आज भी सारी सच्चाई बताई। ये तुम क्या कह रही हो? ये लोग तो हर बार बच जा रहे हैं। अब मुझे कोई और योजना बनानी होगी। हाँ माँ, ठीक कहा आपने। भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ घूमने। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना, ठीक है? इतना कहकर लखन खेत की ओर निकल पड़ा। अरे ओ लड़कियों, तुम दोनों दिन भर बैठकर बस मुफ्त का खाना खाते ही रहोगी क्या, या कुछ काम धाम भी करोगी? हाँ हाँ जरूर, बताइए हम दोनों के लिए क्या काम है? घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए सीमा तू जा और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आ। और रीमा, घर के बाहर थोड़ा कचरा बिखरा हुआ है, तू जाकर वहाँ की अच्छे से सफाई कर दे। वो दोनों अपने अपने काम की तरफ निकल पड़ी। उसके बाद भी आज रात बिमला ने किसी को 1 भी रोटी नहीं दी। अगली सुबह होते ही लखन ने अपनी बेटियों से कहा, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ बेटियों। तुम्हारी सौतेली माँ तुम दोनों पर बहुत जुल्म करती है। कहीं भी जाकर अपना गुजारा कर लेना। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा होगा तो तुम्हें सुख जरूर मिलेगा। अपने पिताजी की बात सुनकर उन दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे पिताजी। फिर वो दोनों बहनें चली जाती हैं और पूरे रास्ते आवाज लगाती जाती हैं, कोई हमें रख लो, कोई हमें रख लो, लेकिन उन्हें कोई नहीं रखता। फिर वो दोनों भटकते हुए जंगल पहुंचती हैं। जंगल में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटी, तुम दोनों अकेले इस घनी जंगल में कहाँ घूम रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी सौतीली माँ ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। अब हम दोनों बस यूं ही इधर उधर भटक रहे हैं। क्या आप हमें अपने पास रख सकती हैं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। मैं अकेली ही इस छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। मेरा बेटा और पति गुजर गए हैं,
तुम दोनों मेरे पास रह जाओ। मेरे पास कुछ बकरियां हैं। तुम दोनों में से एक बकरी चरा लेना और एक घर का काम कर लेना। ठीक है अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो दोनों बहनें बूढ़ी अम्मा के साथ उसकी कुटिया में रहने लगीं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। अम्मा, मैं जा रही हूँ बकरियों को जंगल में चराने। शाम तक लौट आऊंगी। हाँ ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन जंगल में थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि जंगली जानवर दिन पे दिन खूंखार होते जा रहे। अम्मा आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रीमा बकरियों को लेकर जंगल की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी इस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। फिर व्यापारी ने सीमा से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और इस घने जंगल में कहीं पानी नहीं मिलने वाला। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। किसी को पानी पिलाना तो बहुत सौभाग्य की बात है। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी अंदर से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद सीमा अंदर से पानी लेने चली गई। व्यापारी ने देखा कि सीमा ने गरीबों जैसे फटी पुराने कपड़े पहनी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद सीमा व्यापारी के लिए पानी लेकर आई। ये लीजिए, आप इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। फिर व्यापारी ने बड़े ही प्रेम से पानी पिया। उतने में ही बूढ़ी अम्मा वहां पहुंची। उसके बाद व्यापारी बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, दरअसल अम्मा, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। अम्मा, मेरे पास धन दौलत सारी चीजें हैं, लेकिन कमी है तो बस एक संतान की। मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस लड़की को अपने साथ ले जाने दोगी तो मैं इसकी देखभाल अच्छे से कर पाऊंगा। व्यापारी की बात सुनकर अम्मा बहुत खुश हुई। हाँ ठीक है बेटा, ये दोनों बहनें कुछ समय पहले ही मेरे पास आई थीं। इनके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। ठीक है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे पास ये मुझसे ज्यादा सुखी रहेगी, लेकिन जंगल में इसकी छोटी बहन मिलेगी जो बकरियां चरा रही होगी। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी बहन को भी साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तो चलो जंगल से तुम्हारी बहन को भी साथ ले चलेंगे। व्यापारी सीमा को लेकर अपने साथ जाने लगा, लेकिन उसकी बहन रीमा को साथ में नहीं लेकर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद व्यापारी सीमा को लेकर अपने घर पहुंच गया। काका, आप मेरी बहन को क्यों नहीं लेकर आए? बेटी, तुम 1-2 दिन यहाँ रहो, उसके बाद मैं तुम्हारी बहन को भी ले आऊंगा। देखना, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। रमूना, अरे ओ रमूना, जल्दी आओ। ये देखो, आज मैं किसे घर लाया हूं। अरे क्या हुआ? क्यों घर आते ही सांड की तरह चिल्लाने लगे? अरे अरे, आप ये किस भिखारी का बच्चा साथ में उठा लाए हो? जरा देखो तो, इसके कपड़े कितने फटे पुराने और गंदे हैं। हमारे पास तो एक भी संतान नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं इसे ही अपनी पुत्री के रूप में घर ले चलूं। अजी वाह, तब तो ठीक है, लेकिन आप इसे कहां से उठा कर लाए? और ये किसकी लड़की है? आज मैं जंगल के रास्ते घर लौट रहा था, तभी रास्ते में मुझे बहुत गरीब बूढ़ी अम्मा मिली। मैं इस लड़की को उन्हीं के पास से लाया हूँ। अब तुम ज्यादा बातें मत करो, आज से ये हमारी बेटी है और हम इसके माता पिता हैं। रामूना स्वभाव की बड़ी ही कठोर थी। फिर उसने सोचा कि चलो कम से कम इस लड़की के आने से मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। अब सारा काम ये लड़की कर दिया करेगी। उसके बाद वो दोनों सीमा को अपनी बेटी के रूप में घर में रख लेते हैं। अरे ओ लड़की, तुम इस घर में आकर अपने आप को मालकिन मत समझना। ये तो हम लोगों का बड़कपन है जो तुम जैसी भिखारन को अपने घर में रखे हैं। अब देखना बंद करो, और मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, जल्दी से जाकर उनकी सफाई करो। माँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, अब बहुत थक गई हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद जाकर आपकी सारे कपड़े धुल दूंगी। अरे अरे,
इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? जल्दी जाकर कपड़ों की सफाई कर, वरना तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगी। रामूना की बात सुनकर सीमा डर गई। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत करना, मैं अभी जाती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। रामूना दिन भर सीमा से बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करवाती थी और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। सुबह से काम करते करते ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर ही टूट जाएगी। चलो ये काम पूरा करके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सीमा, अरे ओ सीमा, तू कहाँ मर गई? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई है। जल्दी जा और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आ। हे भगवान, सुबह से काम करते करते ऐसा लग रहा है आज मैं मर ही जाऊंगी और ऊपर से माँ मुझे और काम दे रही है। इससे अच्छा था कि मैं इस घर में ही ना आती। मैं इस घर में और नहीं रह सकती, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। इतना कहकर सीमा उस घर को छोड़कर चली जाती है और तालाब किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से गांव का सेठ गुजरता है और सीमा को उदास देखकर पूछता है, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम दुखी होकर इस तालाब के किनारे बैठी हो। तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊँ। हाँ काका, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया अब आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। उसके बाद सीमा उस सेठ को सारी सच्चाई बताने लगी। सारी सच्चाई सुनने के बाद सेठ का दिल सीमा के लिए पिघल गया। हाँ लड़की, तुम्हारे साथ तो सबने मिलकर बहुत गलत किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। मेरी एक बेटी है जो अभी 7-8 महीने की है और मुझे एक देखभाल करने वाली की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, फिर मैं उसके बदले तुम्हें कुछ धन दे दिया करूँगा और तुम हमारे साथ हमारे घर में रह जाना। हाँ ठीक है काका, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हैं। नहीं नहीं लड़की, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे मनुष्य होने के नाते एक कर्तव्य था। सेठ सीमा को लेकर अपने घर चले गए। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन रीमा इन सब बातों से अनजान जंगल से बकरियां चराकर घर लौटी। अम्मा, अरे ओ अम्मा, मैं बकरियां चरा कर आ गई। अब थोड़ा आराम करती हूँ। वैसे अम्मा, पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? रीमा की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो हैरान होकर बोली, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस व्यापारी के साथ नहीं गई? आप किस व्यापारी की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वही व्यापारी जिसने तुम्हारी बड़ी बहन का पालन पोषण करने के लिए अपने साथ लेकर गया। फिर बूढ़ी अम्मा ने सारी बात रीमा को बताई। अपनी बहन के जाने से रीमा बहुत दुखी हुई और वो रोने लगी। वहीं दूसरी ओर रीमा भी अपने बहन से बिछड़ने के बाद दुखी रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ वर्षों बाद दोनों बहनें बड़ी हो गईं। अब वो 20 वर्ष की हो चुकी थीं। बेटी, लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे मरने के बाद तुम चिंता मत करना। अम्मा, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। रीमा के इतना कहते ही बूढ़ी अम्मा की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अम्मा, उठिए ना, आपने आंखें क्यों बंद कर दी और आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अम्मा बिना हिले डुले बस वैसे ही पड़ी रहीं। अब रीमा समझ चुकी थी कि अम्मा इस दुनिया में नहीं रहीं। उसके बाद रीमा टूट टूट कर रोने लगी, बूढ़ी अम्मा के जाने के दुख में। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद रीमा ने अपनी जीविका चलाने के लिए एक गाय लिया और उसका दूध बेचने का काम शुरू किया। चलो, दूध बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाते हैं कि कम से कम मैं 2 वक्त की रोटियां खा पाऊं। अब कल सुबह होते ही दूसरे गांव में दूध बेचने जाऊंगी। अगली सुबह होते ही रीमा दूध लेकर दूसरी गांव में पहुंची।
दूध ले लो 10 रुपए की 1 लीटर दूध। दूध ले लो 10 रुपए की 1 लीटर दूध। रीमा की दूध बेचने की आवाज सेठ की बेटी गौरी ने सुनी। सीमा दीदी, जाइए उस दूध वाली को यहाँ बुला कर लाइए। मुझे आज खीर खाने का मन कर रहा है। हाँ ठीक है गौरी, मैं अभी बुलाती हूँ। दूध ले लो ताज़े दूध सिर्फ 10 रुपए में 1 लीटर। दूध ले लो ताज़े दूध सिर्फ 10 रुपए में 1 लीटर। दूध ले लो ताज़े दूध सिर्फ 10 रुपए में 1 लीटर। अरे ओ चाची, आपको दूध लेनी है क्या? हाँ बेटी, मुझे 2 लीटर दूध दे दो, क्योंकि मेरी बेटी आज मेरे घर आई है और उसे खीर खाने का बहुत मन है, पर मेरे पास सिर्फ 5 रुपए ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे 5 रुपए ही दे देना। ने ग्राहक को दूध दिए, तभी पीछे से आवाज आई। अरे ओ दूध वाली बहन, जरा इधर तो आओ, हमारी गुड़िया तुमसे दूध लेना चाहती है। जरूर, चलो फिर चलते हैं। सीमा अपनी बहन रीमा को लेकर गौरी के पास आने लगी, लेकिन रीमा ने अपनी बड़ी बहन सीमा को नहीं पहचाना, क्योंकि जब वो एक दूसरे से बिछड़े थे तब वो दोनों बहुत ज्यादा छोटी थीं और अब वो दोनों बड़ी हो चुकी हैं। गौरी, ये वो दूध बेचने वाली बहन है। आपको जितना दूध लेना है आप ले लीजिए। लगता है तुम इस गांव में पहली बार दूध बेचने आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मेरी पहचान सारे दूध बेचने वालों से है। हाँ बहन, मैं पास के ही गांव सूरजपुर से आई हूँ। मुझे तुम 5 लीटर दूध दे दो। रीमा ने गौरी को 5 लीटर दूध देकर अपने हिस्से का धन ले लिया। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी दूध बेचनी है। इतना कहकर रीमा वहां से जाने लगी। थोड़ी देर बाद सारी दूध बिक गई। फिर वो जंगल के रास्ते घर की ओर आने लगी। चलो, आज तो थोड़ी अच्छी खासी कमाई हो गई। मैं सोच रही हूँ थोड़ा धन और इकट्ठा करके अपने लिए 2 और गाय ले लूं। दिन भर वो घर पर रहेंगी और सुबह शाम मैं उन्हें चारा देती रहूंगी। फिर वो उसके बदले मुझे थोड़ा बहुत दूध भी दे देंगी, जिसे बेचकर मैं और थोड़ा धन कमा लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। रीमा अपने आप से बातें करते हुए आ रही थी, लेकिन सामने के पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठी थी, परंतु रीमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मैं अपनी जादुई शक्तियों से देख पा रही हूँ, इस लड़की के जीवन में बहुत दुख है। पहले इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया और बाद में इसकी बहन बिछड़ गई, और अब जाकर ये पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत करके दूध बेच रही है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। इतना कहकर जादुई पक्षी पेड़ से नीचे उतरी। बहन, मैं एक जादुई पक्षी हूँ और मैं देख रही हूँ तुम अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से गुजरी हो। इस समय तुम दूध बेचकर अपना गुजारा कर रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुख का समय खत्म हुआ। एक पक्षी को बोलता हुआ देखकर रीमा हैरान हुई, लेकिन उसकी बातों से खुश भी हुई। ठीक है जादुई पक्षी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बरसों पहले मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई, पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी। अगर तुम मेरी बहन को मुझसे मिला दो तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। याद करो, तुम्हारी बहन के बाएं हाथ पर एक जन्म चिन्ह था। कल सुबह होते ही तुम जिस गांव में दूध बेचने गई थी, उसी गांव में दोबारा दूध बेचने जाना। तुम्हारे किस्मत के खजाने की चाबी उसी गांव में छिपी है। जादुई पक्षी की बात सुनकर रीमा मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर रीमा खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगली सुबह होते ही रोज की तरह आज भी रीमा उसी गांव में दूध बेचने गई। दूध ले लो ताज़े दूध सिर्फ 10 रुपए में 1 लीटर।
दूध ले लो, 10 रुपए की 1 लीटर दूध। लगता है जो कल दूध बेचने आई थी वो आज भी आई है। उसकी गाय का दूध बहुत मीठा है। खीर का स्वाद दुगना हो गया था। दीदी आप जाइए और उस दूध वाली को बुला लाइए। मुझे आज 10 लीटर दूध लेनी है। फिर सीमा अपनी बहन जो कि दूध बेच रही थी उसे बुलाकर गौरी के पास लाई। अरे वो दूध बेचने वाली, तुमने जो कल दूध दिया था वो बहुत मीठा था और गौरी को बहुत पसंद आया, इसलिए मुझे आज 10 लीटर दूध दे दो। हाँ हाँ जरूर बहन, आपको कल की दूध अच्छी लगी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी आपको 10 लीटर दूध दे देती हूँ। इन दूध के बदले कितने हुए तुम्हारे? बहन 100 रुपए हुए हैं। दीदी आप बक्से में से 100 रुपए लाकर दे दीजिए। सीमा बक्से से धन लेने चली जाती है और थोड़ी देर बाद 10 रुपए लाकर रीमा को देती है। तभी रीमा ने अपनी बहन सीमा के हाथों पर वो जन्म चिन्ह देखा। अब रीमा अपनी बहन सीमा को पहचान चुकी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरी प्यारी बहन सीमा, तुम इतने वर्षों से इस गांव में थी, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? अरे अरे, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। तुम मेरी ही बहन हो, क्योंकि जब मेरी बहन छोटी थी तब उसके भी हाथों पर ठीक ऐसे ही जन्म चिन्ह था जैसा कि तुम्हारे हाथों पर है, लेकिन उसे एक व्यापारी लेकर चला गया। तब से मैं अपनी बहन को ढूंढ रही थी और आज तुम मुझे मिल ही गई। व्यापारी वाली बात सुनकर सीमा को सब कुछ याद आ चुका था। मैं तुमसे बिछड़ने के बाद हर समय तुमको ही याद करती रहती थी। हाँ बहन, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी। अब दोनों बहनें एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थीं।